गुड इवनिंग गाइस। आज मैं आप लोग के लिए जो जेएसएससी सीजीएल का पेपर 2 में हिंदी की लैंग्वेज है उसका चैप्टर नंबर 3 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी शब्द रचना। शब्द रचना होता क्या है, इससे संबंधित हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। और मैं आपको यह भी कहूं कि आप लोग का है कल ऑनलाइन है, हिंदी से संबंधित आप क्विज करवा रहे थे, आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सभी कोई जब भी आपका नोटिफिकेशन जाए आपका यूट्यूब पर हो या ऐप पर, आप तुरंत उस क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। और इस टाइमिंग में देखेंगे तो अब टाइम आपका फिक्स करेंगे, इवनिंग में आपको हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम सभी स्टार्ट करते हैं। मेरी साउंड क्लियर है ना? एक बार मैसेज करके आंसर दीजिएगा। रितु, राज, दकिश, साउंड क्लियर है ना? चलिए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। लिखते नहीं जाना है, समझिएगा। और आज जितना भी अभी तक हम सभी क्लासेस यहां पर है ले चुके हैं, वहां पर आपको पीडीएफ आज आपको अपलोड वहां पर ऐप में कर दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। ओके। तो चलिए हम सभी अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण से शब्द तथा पद क्या होता है, यानी शब्द की परिभाषा है, उसकी विशेषता, उसके महत्व के बारे में हम सभी जानेंगे। तो प्यारे मित्रों, मैं आपसे यहां से बातें कर रहा हूं। शब्द, शब्द क्या है? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी आप किसी के सामने है, कुछ शब्द बोलते हो, उसका एक मीनिंग निकलता होगा। तो शब्द क्या होता है? वर्णों के समुदाय, यानी वर्णों के समूह को क्या बोला जाएगा? शब्द कहा जाता है। और जो शब्द यानी वर्णों के समुदाय से आपका एक सार्थक मीनिंग निकलता है, जो सही मीनिंग में उसका है मालूम चलता है, हाँ इसका है मतलब ये, इसका अर्थ ये होता है। तो उसी प्रकार हम सभी यहां पर स्टडी करते हैं वर्णों के सार्थक। ध्यान रखिएगा, वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहा जाता है। ओके। जैसे ध्वनि के मेल, अब यहां पे ध्वनि के मेल से बने, ध्वनि के मेल से बने निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समुदाय को शब्द कहा गया है। वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए क म ल, ये हो गया, ये जो वर्ण हो गया, इसको सभी को मिलाते हैं तो एक बनता है कमल। इसका सार्थक मीनिंग होता है कमल, यानी एक पुष्प की बातें करते हैं, या हो सके किसी का नाम हो जाएगा। ओके। या इस तरह से मेरा नाम शशिकांत दुबे है, यहां से मैं ये बातें कर रहा हूं। आप बताइएगा, जब हम लोग यहां पर देख रहे हैं मेरा नाम, एक सही से इसका मीनिंग निकलता है कि मेरा नाम क्या है, तो शशिकांत दुबे है। यदि इसी को है पहले कर दिया जाएगा, नाम कर दिया जाएगा, फिर शशि कर दिया जाएगा, फिर यहां से मेरे कर दिया जाएगा, यहां कांत, क्या इसका कोई मीनिंग निकल गया? ये ऐसे शब्द को निरर्थक शब्द कहा जाता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये मीनिंगलेस होता है। ध्यान रखिएगा। तो वह वर्णों के समुदाय से एक सार्थक शब्द की संकेत जो मिलती है, उसे ही शब्द कहा गया। अर्थात एक या एक से अधिक अक्षरों के युग से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। अब क्लियर हो गया होगा कि सार्थक ध्वनि को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ओके। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वर्णों के समुदाय को क्या बोलोगे? सर। तो ये जो रहेगा स्वार्थक ध्वनि, ये एक स्वतंत्र रहेगा। कैसा रहेगा? स्वतंत्र, यानी शब्द भाषा की स्वतंत्र और सार्थक इकाई होती है। क्लियर? यहां से कोई दिक्कत? जो भी यदि क्वेश्चन होगा आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको आंसर उसका मिल जाएगा। ओके। अब हम लोग चलते हैं, शब्द की परिभाषा के बारे में हम सभी ने जाना। अब नेक्स्ट होता है शब्द के भेद। शब्द के जो होते हैं दो भेद होते हैं, एक सार्थक भेद हो गया, एक निरर्थक हो गया। सार्थक के
ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं ये सार्थक शब्द क्या होता है। ये जो कहा जाए सार्थक शब्द, देखिए शब्द के कितने भेद होंगे? दो भेद होंगे। एक सार्थक शब्द हो गया, एक निरर्थक शब्द हो गया। सार्थक का यानी जो शब्द बोले उसका कोई मीनिंग निकलता हो गया, उसे सार्थक कहते हैं। जैसे लिखना हो गया, गाय हो गया, ये आदि की बातें करते हैं। निरर्थक ता, बा, बे, ये सब जिसका कोई मीनिंगलेस होता है तो उसको हम सभी क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। तो इस सार्थक में, व्याकरण में निरर्थक शब्द का कोई महत्व नहीं होता है, बल्कि सार्थक शब्द का महत्व होता है। अब पूरे शब्द की जो रचना होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सार्थक शब्द के ऊपर डिपेंड करती है। और सार्थक शब्द को हम सभी लगभग 5 भागों में डिवाइड करेंगे, और यही पांचों भागों के बारे में आप स्टडी करोगे तो पूरा टॉपिक ही आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना, निरर्थक शब्द मात्र ध्वनि बनकर रह जाती है। कहते हैं किसी को आप पुकारते हुए, अरे इधर सुन, तो अरे, अरे, बे, ता, ये सब जिसका सिर्फ बोलने में होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, उसको निरर्थक कहते हैं। और व्याकरण में इसका कोई महत्व नहीं होता है, इसीलिए हम लोग को यहां पर नहीं पढ़ना है। नहीं समझ पा रहे हैं? ऋतु कुमारी आपने लिखा क्रिएन इंग्लिश में। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा, यहां से कोई भी क्वेश्चन? चलिए अब सार्थक शब्द के जो भेद होता है, सार्थक शब्द के शब्दों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला, इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। देखिए 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, पहला हो गया उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति को ही हम लोग व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर हो गया। सेकंड हो गया रचना, बनावट के आधार पर, ये सेकंड हो गया। थर्ड हो गया प्रयोग के आधार पर हो गया। फोर्थ हो गया व्याकरणीय प्रकार के आधार पर, और फिफ्थ हो गया अर्थ के आधार पर। तो सार्थक आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। ओके, अच्छा, सार्थक शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे देखिए, मीनिंग यानी सही मीनिंग जो निकलता है ना, उसे सार्थक कहा गया। ध्यान रखना, ये हिंदी पढ़ रहे हो आप। ओके, सही मीनिंग, किसी भी वर्ड का सही मीनिंग निकलता है उसे हम सभी कहते हैं। अब होता है कि जैसे व्युत्पत्ति में आप स्टडी कर रहे हो, तो इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट आपको पढ़ना है, यहां पर आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहां पर आप लोग स्टडी करते हो ना, तो सार्थक के भी 5 पार्ट होते हैं। तत्सम, तत्सम हो गया। ओके, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया, ये हो गया। और एक हो गया जिसको संकर कहते हैं या द्विज कहते हैं, ये द्विज कहते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने यहां पर पढ़ा। ओके, सार्थक यानी उत्पत्ति के आधार पर, ध्यान के उत्पत्ति के आधार पर उसको कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में। अब तो रचना के आधार पर इसको 3 भागों में बांटते हैं। जैसे रूढ़ हो गया, योग रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया, यौगिक रूढ़ हो गया, ये हो गया। क्लियर? यानी 1, 2 एंड 3 हो गया। प्रयोग के आधार पर जब हम लोग पढ़ते हैं, इसको भी 3 पार्ट्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक प्रयोग के आधार पर, प्रयोग का मतलब क्या होता है? बोलने, सामान्य भाषा में जो वर्ड का प्रयोग करते हैं उसी की हम बातें कर रहे हैं। तो एक हो गया सामान्य शब्द हो गया, सामान्य शब्द। ओके, इसके बाद हो गया आपका है जिसको हम पारिभाषिक कहते हैं, पारिभाषिक, पारिभाषिक शब्द हो गया। और तीसरा पॉइंट हो गया जिसे हम सभी कहते हैं अर्ध तकनीकी शब्द। यहां हो गया अर्ध
तकनीकी शब्द हो गया। क्लियर? अब है व्याकरणीय प्रकार के आधार पर इसको भी कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। एक विकारी हो गया, इसी को विकारी को सविकारी भी कहते हैं, ध्यान रखना। और एक हो गया आपका अविकारी हो गया। अभी ये पूरा डिटेल्स बताएंगे, ध्यान रखिएगा। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं यहां पर है कि एग्जाम में यदि क्वेश्चन राइज होगा तो आप लोग को से पूछा कैसे जाएगा कि चलिए बताइएगा, सार्थक के आधार पर रचना के कितने भेद होते हैं? तो कितने हैं? 3, रूढ़, योगरूढ़, यौगिक हो गया। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। क्लियर? अब है अर्थ के आधार पर हम लोग कहते हैं, तो इसका भी पर्यायवाची हो गया। यहां पर पर्यायवाची है। एक्चुअली में ये जो अर्थ के आधार होता है ना, इससे उतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं पूछा जाता है, लेकिन पर्यायवाची आपसे क्वेश्चन एराइज होता है। ओके, विपरीतार्थक शब्द हो गया, एकार्थी हो गया, ये सब यहां पर आ जाएगा। टॉपिक क्लियर है? यहां से कोई दिक्कत? समझ गए? तो इस तरह से हम सभी यहां पर देखें। अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, तो मैंने जस्ट आपसे क्या बोला कि सार्थक शब्द के आधार पर कितने हो? 5 हो गए। उत्पत्ति के आधार पर हो गए 5, रचना के आधार पर 3, प्रयोग के आधार पर है 3, व्याकरणीय प्रकार के आधार पर हो गया 2 हो गया। अब एक एक करके स्टडी हम सभी करेंगे। तो फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आपका रहेगा, इस आधार पर शब्दों के 5 भेद। मैंने जस्ट आपको बताया शब्दों के कितने भेद हो जाएंगे? 5 भेद। आपका जस्ट इसका पीडीएफ आपको ऐप में, आपको हिंदी में मैं जितना भी क्लासेस लिया आज आपको पीडीएफ डाल दूंगा। ओके, अब ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हो गया तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर हो गया। तो इसका पूरा डिटेल्स आप लोग को है यहां पर स्टडी करना है। एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। मैं आपको है इस तरह से आपका नोट्स स्लाइड लेकर आपके सामने आ रहा हूं, ताकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन एराइज हो कहीं से भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आप बहुत क्लासेस कर रहे होंगे, आप एक बार क्लासेस ये पूरा कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद आप देखिए एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठिएगा और क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहला होता है तत्सम। देखिएगा तत्सम ये होता क्या है, यहां पर हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला हम लोग अभी टॉपिक स्टडी कर रहे हैं तत्सम। तत् प्लस सम, ये हो गया। तत् प्लस क्या हो गया? सम हो गया। देखिए तत् जो होता है ना, तत् का अर्थ होता है उसकी, ध्यान रखिएगा, उसकी। असम का मतलब होता है समान। तो किसके समान? तो संस्कृत के समान, ये होता है। यहां पर हो गया, यानी हिंदी के जो हम लोग है शब्द बोलते हैं, यदि किसी भी आपका सेंटेंस वाक्य में यदि डायरेक्ट संस्कृत शब्द का प्रयोग किया गया है तो शब्द होता है तत्सम। ओके, यहां से क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्द तत् प्लस सम दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है ओके समान, अर्थात उसके समान। अर्थात हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकल करके हिंदी में भी संस्कृत की समान ही बने रहते हैं, यानी अपना अस्तित्व अपना अर्थ खोते नहीं है, बल्कि एकदम हिंदी में जाकर क्या होते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं। तो उस शब्द को क्या बोला जाएगा? तत्सम शब्द कहा जाएगा। जैसे बालक, आप सोचिएगा हम लोग है यहां पर तत्सम, जब स आ गया ना तो डायरेक्ट समझना है संस्कृत हो गया। अब बालक यहां पर हो गया,
तो ये जो बालक शब्द होता है ना, ये संस्कृत शब्द होता है। ओके, आप बताइएगा। और हिंदी में इसका मीनिंग निकालते हैं, बालक मतलब लड़का। अब जहां इसी को तद्भव, तद्भव जो हो जाएगा ना, और इस बालक को क्या बोलोगे, लड़का कह दिए। क्लियर हो जाएगा ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राम एक बालक है, इस तरह से यदि सेंटेंस दिया रहेगा, बालक है। चलिए बताइएगा इनमें से तत्सम कौन सा है, तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, बालक। यानी जिस वाक्य में संस्कृत का प्रयोग किया गया है, ओके, उसके आधार पर हिंदी में एडजस्ट हो गया और सही में नहीं निकलता है, तो वो होता है तत्सम होता है। जैसे पुस्तक, जैसे हम लोग कहते हैं किताब, किताब कहते हैं, राज्य हो गया, प्रजा हो गया, ये सभी है तत्सम शब्द हो जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा तद्भव। तद्भव देखिए, तद प्लस भव, यानी हम लोग यहां से बांटते हैं, तद प्लस भव हो गया। ओके, इस तरह से हम लोग बांट गए। यानी तद्भव जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, लेकिन उसका मीनिंग आपका हिंदी में जाकर कन्वर्ट हो गया है। ओके, और आपका रहेगा जैसे इस प्रकार से, जिसका अर्थ हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकलकर, देखा, हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकल करके बाद अपना रूप बदल लिया, ऐसे शब्दों को तद्भव कहा जाता है। ऐसे शब्द को क्या बोला जाएगा, तद्भव। सिर हो गया, पैर हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया, ये एग्जाम्पल में। और एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं, जैसे आपका हो गया, अभी जस्ट मैंने कहा तद्भव, ओके, और ये हो गया तत्सम हो गया। तो तत्सम कैसा शब्द हो गया, बोलिए, संस्कृत शब्द हो गया। और तद्भव कैसा शब्द हो गया, ये वास्तविक हिंदी हो गया। अब आप लोग यहां सोचिएगा इस लाइन में, ओके, तद्भव में हम लोग कहें किताब, कहते हैं ना, किताब हो गया, और यहां पर इसका अर्थ होता है पुस्तक हो गया। क्या कहते हैं, पुस्तक हो गया। तो जिस वाक्य में किताब का, जैसे मोहन बाजार से किताब लेकर आया, तो किताब क्या है, तो किताब तद्भव हो गया। मोहन बाजार से पुस्तक खरीदा, तो पुस्तक क्या हो गया, तत्सम हो गया। ध्यान रखना, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। ओके, अब होता है देशज। देशज में हम लोग है स्टडी करते हैं कि देशज होता क्या है। देखिए, देशज का मतलब है देश। पहले देखिएगा, देश ब्रेक करते हो तो बनता है देश। देश मतलब क्या हो गया, मातृभूमि। यानी ये भारत कैसा देश था, गांव का देश था। यानी गांव से जो वर्ड निकलकर हिंदी में समाहित हुआ, लेकिन वो गांव तक ही सीमित रह गया, तो उस शब्द को देशज कहते हैं। क्या कहेंगे, देशज कहते हैं। तो देशज, देश अर्थात गांव से जन्मे। ध्यान रखिएगा, गांव से, जिस शब्द का जन्म गांव से हुआ है, पैदा हो, जिस शब्द का पैदा हो कहां हुआ, गांव में ही हुआ है। अर्थात हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकल के बदलते बदलते गांव की सीमा में सिमट गया, अथवा हिंदी के जो शब्द गांव से पैदा होकर गांव तक ही सिमट कर रह गया, उस शब्द को हम सभी देशज कहते हैं। क्लियर हो गया यहां से। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, अब यहां से आप लोग पढ़ते हैं, जैसे आप लोग देखिए गांव में क्या होता है, एक वर्ड का, शब्द का प्रयोग किया जाता है, मेहरारू। इसको क्या बोलोगे, मेहरारू। मेहरारू का मतलब क्या होता है, जैसे औरत। औरत यानी एक तरह से मान लो है वाइफ की बातें कर रहे हैं, ये वाइफ हो गया। क्लियर। अब होता है क्या बोलोगे, श्याम की मेहरारू, कहते हैं ना, श्याम की मेहरारू, ऐसे वर्ड का कहते हैं, जो गांव में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। तो मेहरारू क्या है, ये गंवारू वर्ड हो गया। क्लियर। यानी श्याम की पत्नी, श्याम की पत्नी। तो ये जो टर्म आया ना, इसी टर्म को देशज का दिए। देखिए, लोटा, थरिया, थरिया का मतलब होता है थाली, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, उसी को थरिया यानी थाली कहते हैं। भतार कहते हैं ना,
यहां कह दिए श्याम की मेहरारू, मेहरारू वो रामा है। ध्यान के, श्याम की मेहरारू कौन है? रामा है। तो रामा का भतार कौन है? अब यहां देखा, रामा का भतार, रामा की भतार कौन हो गया? तो अब होता है श्याम हो गया। तो भतार जो होता है ना, ये पति के लिए ये यूज किया गया ये शब्द होता है। ओके, एक मिनट। हेलो, गुड इवनिंग। अच्छा, एक मिनट, अभी क्लास ही चल रहा है ऑनलाइन, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए, हो गया यहां पर। अब हम लोग ने देख लिया कि जैसे, अब ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप लोगों ने ये पढ़ा कि ये जो टर्म होता है मेहरारू, लोटा, थरिया, भतार, ये सब ही कैसा टर्म होता है? देशज टर्म हो जाता है। क्लियर? तो आप लोगों ने यहां पर स्टडी किए कौन कौन सा? तो सबसे पहला आप लोगों ने देखा कि हम लोग है उत्पत्ति के आधार पर, यानी सार्थक शब्द में जो आया था उत्पत्ति के आधार पर 5 हो गए। देशज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ओके, तो हम लोग देशज तक पढ़ चुके हैं। अब आपका बच गया विदेशज। विदेशज का मतलब क्या होता है? यानी जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे हिंदी का प्रयोग करते समय आपको हम लोग इंग्लिश वर्ड का प्रयोग कर दिए हैं जो विदेशी भाषा है। जैसे मैंने आपके सामने रखा है ये पेन, ये आपके सामने हो गया ट्यूबलाइट, देख रहे हो? ये जो कहते हैं कि देखिए हमारी क्लासेस रूम में ट्यूबलाइट लगी हुई है, ये ट्यूबलाइट क्या हिंदी टर्म है? नहीं, ये इंग्लिश टर्म होता है। तो देसी भाषा में, यानी डायरेक्ट कहेंगे तद्भव भाषा में, व्यवहारिक भाषाओं का आकर एडजस्ट हो जाना, वही होता है विदेशी। यानी हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश के बाहर की भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे, उन शब्द को विदेशी शब्द कहा जाता है। ओके, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, लैंप हो गया, साइकिल हो गया, कफन हो गया। जैसे आप बताइएगा, मैंने कहा ट्यूबलाइट, और हम लोग कहते हैं जा रहे हैं, मैं आज जा रहा हूं क्रिकेट खेलने। क्रिकेट खेलने, ये क्या हिंदी टर्म है? इंग्लिश टर्म होता है। तो ये आकर एडजस्ट वर्ड, ये हुआ कि नहीं हुआ? एडजस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो वैसे शब्द को क्या बोला जाएगा? वैसे शब्द को विदेशज कहा जाएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं संकर, यानी दो भाषाओं के योग से बना। दो भाषा, मान लीजिए एक हिंदी आ गया और आकर जोड़ गया, अरबी जोड़ गया, फारसी जोड़ गया, तो ये दो भाषाओं के योग से जो बनेगा उसके संकर कहते हैं, या द्विज भी कहते हैं। इसको एक और नाम जानते हैं, द्विज हो जाएगा, इसको कहेंगे द्विज। दो भाषाओं के योग से बने शब्दों को संकर या द्विज शब्द कहा जाता है। ओके, यहां पर ध्यान रखें ना, जैसे संस्कृत और हिंदी, ये दोनों वर्ड जुड़ गया, तो यहां कहते हैं रात्रि उड़ान। ये रात्रि जो हो गया ना, ये संस्कृत हो, और उड़ान जो ये हो गया, ये हिंदी शब्द हो गया। जैसे कहते हैं वर्षगांठ, आप देख रहे हो ना, ये हो गया। तो इसी प्रकार के ये जो शब्द होते हैं ना, उसे ही कहते हैं संकर, यानी दो भाषाओं के युग से जो बनेगा उसे संकर या द्विज के नाम से जानते हैं। अब होता है संस्कृत प्लस फारसी, ये दोनों ये अटैच हो गया ना, तो यहां पर हो गया दोनों जुड़ा, तो छायादार हो गया, विज्ञापन, ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया। फारसी प्लस हिंदी, जेबकट, कमरपट्टी, डाकघर, कबूतरबाज, ये शब्द का प्रयोग किया गया, तो उसको हम कहते हैं संकर कहते हैं। मैंने यहां पर एग्जाम्पल के साथ समझाया ये वर्ड होता क्या है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपका रहेगा, हम लोग रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आपको आंसर देना है 3, रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़ हो गया। ओके, देखिए रूढ़, यौगिक और यौगिक, रचना के आधार पर जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन एराइज हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के लिए रहेगा। ओके, अब हम लोग है यहां पर, तो देखिए अब इससे संबंधित है, जैसे मैंने कहा रूढ़ शब्द, ध्यान के रूढ़ जो शब्द, जिन शब्दों का विभाजन
नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कोई ऐसा शब्द है जैसे कलम, ये कलम लिखे, आप बताइएगा एक शब्द हो गया, इसका विभाजन नहीं हो सकता। विभाजन करोगे तो उसका मीनिंग लेस हो जाएगा। अब यहां पर है ये जो उपसर्ग होता है ना, यानी कोई भी शब्द के पहले एक उपसर्ग लगाया जाता है, यहां उपसर्ग का प्रयोग नहीं था, बिना उपसर्ग लगाए ही इसका है अर्थ निकल जाए, वैसे शब्द को रूढ़ शब्द कहा जाता है। अब ध्यान रखिए, जिनमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे घर, आंगन, पुस्तक, कलम हो गया। इसके पहले कोई शब्द लगाए नहीं लगाए, ये होता है ना। उसी प्रकार योग रूढ़, जब दो, ध्यान रखिएगा, जब दो रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ निकलता है, दो रूढ़ शब्द आपस में मिल गया, जैसे अब ध्यान रखिएगा रूढ़ प्लस रूढ़, ये हो गया, तो हो गया, ये दोनों को जोड़ दिए तो बन गया योग रूढ़ हो गया। और योग रूढ़ से जो शब्द बनेगा ना, जैसे अब है, इसका है अलग अर्थ निकल जाएगा, अलग मीनिंग अर्थ निकल जाएगा। क्लियर, ये अलग अर्थ निकल गया। जैसे यहां पर लेते हम सभी, ध्यान रखिएगा, एक होता है लंबोदर, ये कैसा शब्द हो गया, लंबोदर, योग रूढ़ हो गया। तो लंबोदर किसको कहा जाता है, भगवान गणेश जी को कहा जाता है, लंबोदर कहा गया। मीनिंग ये है, लेकिन सॉरी, ये आपका योग रूढ़ हो गया और उसका अर्थ हो गया किसी के नाम, कहते हैं ना मोटू पतलू, तो निश्चित जो मोटा रहेगा उसको कहते हैं मोटू, लेकिन उसका है किसी को इंडिकेट कर दिए। जैसे अब हो गया गजानंद, ये भी किसका हो गया, गणेश को हो गया। ओके, पंकज, ये है पंकज, यानी जिसको हम कहते हैं कमल हो गया, यानी एक नाम उसका कई अर्थ निकल गया। दशानंद, ये रावण हो गया। लंबोदर, ये भी हमारा हो गया गणपति हो गया। ओके, द्विज, द्विज का मतलब हो गया ब्राह्मण हो गया। इस तरह से आपका मीनिंग निकलता है, उसे हम सभी योग रूढ़ के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत आप लोग को? ओके, कोई भी दिक्कत है मैसेज कीजिएगा, पूरी तरह से आपका टॉपिक क्लियर किया जाएगा। ध्यान रखना, ये अभी आपको लाइव क्लासेस दी जा रही है, ओके, ऐप के थ्रू। अब होता है, और ये टेंशन हिंदी को लेकर नहीं करना है, आप लोग इस तरह से मत करो, दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर अभी जो फोकस करे करो। हिंदी जैसे मैंने मेरे ऐप पर आप परचेज किए होंगे, आपको एक एक टॉपिक मैं क्लियर कर दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि पूरी परफेक्ट तरीके से नोट्स आपके लिए लेकर आ रहा हूं, थोड़ा समय लग रहा है, तो मैं इस तरह से रेडी कर रहा हूं ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपसे मिस्टेक ना हो। ओके, हमारी जो क्लासेस है आप लोग ऐप के थ्रू जो परचेस किए होंगे, वहीं पर आपको ऐप में देखिएगा पीडीएफ भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जितने भी क्लासेस उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वहीं पर आपको एमसीक्यू का भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसका टेंशन आप मत लीजिएगा। ओके, अब होता है यौगिक शब्द, जब दो रूढ़, ध्यान रखिए, यौगिक दो, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, समझ गए, दो आपस में मिल गया और तीसरा अर्थ इसका नहीं निकल पाता है ना, तो उस शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, दो, ध्यान के दो रूढ़ मिला, अर्थ विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ऐसा है कि यहां पर है विद्यालय है, यानी एक स्टडी होता है, शिक्षा दी जाती है। जैसे घुड़सवार, तो अब मीनिंग तो यहां पर है दोनों अलग अलग है, दो शब्द मिलकर रह गया, सवार प्लस घुड़, यानी घोड़ा पर सवार करने वाला, तो मीनिंग चेंज नहीं हुआ, इसी में अर्थ निकला हुआ है। और यहां पर क्या होता है, लंबोदर, तो इसका है अर्थ ही चेंज हो गया, किसी को कहा गया। द्विज, ब्राह्मण को कहा गया। उसी प्रकार साइकिल सवार, यानी साइकिल पर जो सवार है उसकी बातें की जा रही है। क्लियर यहां से? अब आप लोग है, इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा कि रचना के आधार पर है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ क्या होता है। ध्यान रखिए, मैं एक बार है शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दें रूढ़ का मतलब क्या होता है। रूढ़ जिसका है विभाजन नहीं होता है, विभाजन नहीं, जिसका है उपसर्ग का
कोई प्रयोग नहीं लगाया जाता है, उपसर्ग नहीं। ओके, यौगिक में होता है जिसका है रूढ़ प्लस रूढ़, ये बन गया यौगिक है, लेकिन जो अर्थ आएगा उसका है अर्थ, तीसरा अर्थ निकल जाएगा, इसको है मीनिंग सेम रह जाएगा, उसको योग रूढ़ कहते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल में दे दिया कि लंबोदर, लंबोदर, ऐसे लेते हैं एग्जाम्पल में। यदि एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जाम के आधार पर यदि क्वेश्चन एराइज होता है, कैसे आपका है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति पूजा प्रारंभ की गई, गणपति पूजा प्रारंभ की गई महाराष्ट्र में। अब बताइएगा, अब बताइएगा गणपति, ये गणपति ये क्या है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है? इसका आंसर आप लोग दीजिए, इसका आंसर आप लोग है कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, गणपति ये क्या हो गया? तुरंत आंसर आप लोग दीजिए, ये गणपति क्या है? अब मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। रितु, राकेश, ओके चलिए, तब तक है मैं आपके टॉपिक आगे बढ़ा रहा हूं। इसका आंसर आप लोग सोच समझ के आंसर दीजिए कि रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, तीनों में से ये आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर इसको है तीन भागों में, सामान्य शब्द हो गया, परिभाषिक जिसको तकनीकी शब्द कहा गया, ननमंद अर्थात डायरेक्ट है, अर्ध तकनीकी शब्द के नाम से जाना जाता है। ये जो हो गया ना सामान्य शब्द, वैसे शब्द जिनका संबंध आम जन जीवन से है, हमेशा हम बोलचाल की भाषा में दैनिक जीवन में जिसका प्रयोग करते हैं उसे सामान्य शब्द कहा जाता है। कहते हैं ना, अरे सुबह शाम दोपहर दाल भात रोटी, अमीर गरीब, इसकी बातें कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, दकेश का ही यौगिक होगा। आपने है इस टॉपिक पर, एक मिनट थोड़ा सा बैक चल रहे हैं, मैंने यहां से कहा था तो आपने दिया है यौगिक। ओके, और किसी का आंसर? चलिए ओके, चलिए लास्ट में इसका आंसर मैं बताऊंगा। सामान्य, वैसे सब जिनका संबंध आम जनजीवन के साथ होता है, मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सामान्य शब्द कहा जाता है। आराम से इसको समझ गए हैं? ओके, सामान्य भाषा के भी बोलचाल में बार बार उसका प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट होता है पारिभाषिक तकनीकी शब्द, वैसे शब्द जिसका विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है। देखिए, पारिभाषिक हमेशा प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब आप भाषण है, स्पीच देने जाते हो या इंटरव्यू में जाते हो या राइटिंग लिखते हो, समझ गए, तो वहां पर एक सटीक शब्द का जो प्रयोग करते हो उसका है सही अर्थ में मीनिंग है निकलता है। ओके, उस शब्द से आपका है गंवारूपन का नहीं झलकता है कि हाँ आप कहां से आए हो, उस शब्द को पारिभाषिक कहते हैं, विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है, वे पारिभाषिक या तकनीकी शब्द कहे जाते हैं। जैसे उन्मूलन, हमेशा उन्मूलन का हम लोग बहुत कम प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे लिखने का हो गया, किसी के सामने है बोलने का हो गया, वहां पर है इसका प्रयोग करते हैं। विद्व परिषद हो गया, आवंटन, अकिंचन, प्राधिकरण, मतप्रत, अभिकर्ता, संबंधन हो गया, स्वीकृति, अनुबंध हो गया, अनुदान हो गया, अधिसूचना, प्रारूप हो गया। ऐसे जो शब्द होता है ना, जो हमेशा नहीं कभी काल प्रयोग करते हैं, उसको परिभाषिक कहा गया। अर्ध तकनीकी शब्द, जिन शब्दों के प्रयोग समान और विशिष्ट दोनों प्रकार के जन करते हैं, ध्यान के समान और विशिष्ट दोनों प्रकार के करते हैं, उसे अर्ध तकनीकी शब्द कहा जाता है। भत्ता, ओके, लेखक, ध्यान के अनुमति, उपकरण, आरोप, प्रत्यारोप, ये सभी जो शब्द होता है ना, उसको अर्ध तकनीकी शब्द के नाम से हम सभी जानते हैं। ओके, इसके बाद हम सभी नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, व्याकरणीय प्रकार के आधार पर शब्द के भेद।
तो एक होता है इस आधार पर शब्द के दो भेद। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक विकारी हो गया और दूसरा अविकारी। तो विकारी को ही हम लोग है स जोड़ता है। ये एक ऐसा पॉजिटिव भी को दर्शाता है। ध्यान रखिए, कौन सा? पॉजिटिव भी को। विकारी का अर्थ होता है विकृत। विकृत का अर्थ होता है बदल देना। क्या हो जाएगा? बदल देना। अर्थात जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ विकृत कर देता है अथवा बदल देता है, ऐसे शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। जैसे ध्यान करें, जिन शब्दों में लिंग, यहां से वचन हो गया, ओके, इसके बाद यहां पर हो गया वचन हो गया, पुरुष हो गया, कारक हो गया, काल हो गया, इस आधार पर परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ध्यान रखिएगा, ये सभी आपका है कैसा हो गया? विकारी। ये एग्जाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब जो होता है ना, सब विकारी शब्द होता है। जैसे एग्जाम्पल के आधार पर मैं संज्ञा, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हो गया। लड़का से क्या? लड़के, लड़का था तो लड़के हो गया। लड़की से लड़कियां हो गया। लड़का ने लड़की के लिए, ये होता है ना। लड़का से, ये शब्द का जो प्रयोग करते हैं ना, इस आधार पर उसका मीनिंग बदल जाता है। सर्वनाम में मैं से मेरा, मेरे, मेरी। देखिए, मैं से ही क्या क्या बन गया? मेरा, मेरे, मेरी, मुझको, मुझ में, मुझसे। ये शब्द अचानक परिवर्तन तो और उसका मीनिंग भी बदलते रहता है। विशेषण में काला से क्या बन गया? काली, काले। ओके, क्रिया से हो गया पढ़ना। ध्यान रखिएगा, पढ़ेंगे, पढ़ता है, पढ़ता था। ये शब्द जो होता है क्रिया हो गया। यानी एक ऐसा शब्द आ रहा है जिसका उसका अर्थ बदल जाता है, तो उसको हम विकारी कहते हैं। और अविकारी, जिसका अर्थ कभी बदलता नहीं है, उसे विकारी कहा जाता है। अब देखिए, अविकारी, अविकारी जो होता है, जिन शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता है। समझिए, परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? विकारी, अविकारी। जैसे मान लीजिए, इसके अंतर्गत है अव्यय, समुच्चय बोधक हो गया, संयोजक हो गया, विस्मयवादी बोधक हो गया। जैसे मान लीजिए, कहते हैं वाह, वाह, शाबाश। ये लड़का हो या लड़की हो, वाह, शाबाश, इसका मीनिंग कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो ऐसे को क्या कहें? विस्मयादि बोधक के नाम से जानते हैं। तो अब ध्यान रखिए, यदि पूछा जाएगा कि अविकारी, पहले होता है विकारी, यहां पर डालते हैं विकारी, और एक होता है अविकारी। तो विकारी के अंतर्गत क्या क्या आ गया? तो संज्ञा, ध्यान है, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया। ये सभी जो आते हैं ना, ये किस में आ जाएंगे? विकारी में आ जाएंगे। अविकारी, जिसका यहां पर क्या होता है? अर्थ बदल जाएगा, यहां पर अर्थ नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए तेज, राधा तेज दौड़ रही है, मोहन तेज दौड़ रहा है, तेज का मतलब तो एक ही हो गया। धीरे धीरे, जल्द, यथाशक्ति, अचानक। समझिए, ये सब किसी में भी प्रयोग किया जाए है ना, इसका मीनिंग कभी नहीं बदलता है। यहाँ पर संबंध सूचक में बिना, ऊपर, तरह, द्वारा, वास्ते, समेत, खिलाफ, ये सभी हो गया। समुच्चय बोधक में अथवा, परंतु, अतवे, क्योंकि, यद्यपि, ये सभी हो गया। तो इसका लाने माने थी अर्थ शब्द का प्रयोग करने पर जिसका वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको अविकारी शब्द कहा जाता है। ओके, अब यहां से हम लोग है टॉपिक देखें। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद में। देखिएगा, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने? तो पर्यायवाची हो गया, ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची, विपरार्थक शब्द हो गया, एकार्थी हो गया, अनेकार्थी हो गया, श्रुति, समा, भिन्नार्थक हो गया। यहां से हो गया। ये शब्द के बारे में हम लोग है यहां से। तो आपके एग्जाम में ये क्या कीजिएगा, एक नोट्स है, कुछ आपको पीडीएफ दे देंगे, उसमें मैं पूरा डिटेल से बता दूंगा। और कुछ कुछ ऐसे रहेंगे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है,
जैसे मान लीजिए पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, जैसे सरस्वती हो गया। सरस्वती के भी अनेक नाम, जो अनेक नाम होता है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, पर्यायवाची। जैसे सरस्वती का हो गया शारदा, वीणापड़ी, बागेश्वरी, भारती, महाश्वेता, हंसवाहिनी, वीणाधारिणी, ये सभी जो नाम कहा जाता है उसको क्या कहेंगे, पर्यायवाची कहते हैं। अब विपरार्थक शब्द का मतलब उल्टा, अमीर, गरीबी, समझ गए। तो यहां पर जैसे पुण्य पाप हो गया, यानी ये इसको हम लोग कहते हैं उल्टा शब्द, ये हो जाएगा उल्टा शब्द हो गया। एकार्थी का मतलब क्या होता है, यहां पर है जिसका है एक ही अर्थ होता है माता पिता, समझ गए, इस तरह से प्रयोग करते हैं। दुराचारी और अनेकार्थी हो गया, उसी का मीनिंग हो गया। तो इस प्रकार आप लोगों ने हर पॉइंट को क्लियर किया कि किस तरह से हम लोग को है शब्द रचना में स्टडी करना है। आप लोग इसको है नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, और इस टॉपिक आपका है फिनिश आज हो रहा है। ओके, इस तरह से चैप्टर नंबर 3 भी हम लोगों ने फिनिश किया। अब हम लोग है अगला टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 4। आप लोग पढ़ते चले जाएगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कल इवनिंग में टेस्ट होगा। ओके, सभी कोई पार्टिसिपेट लीजिएगा। ओके, चलिए, ओके बाय। नेक्स्ट क्लास में हम अपने टॉपिक पर फिर से आएंगे। हाँ देखिए, यूट्यूब पर होगा, जो भी टेस्ट होगा आपका यूट्यूब पर होगा, यूट्यूब पर होगा। कल भी मैंने टेस्ट लिया था, आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं लिया था। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का अभी क्वेश्चन पूरा फिनिश नहीं किए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, उसका पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, चलिए, ओके बाय।